कहा जा रहा है कि ये कौमी हुकूमत तश्कील दी जा रही है माइनस इमरान खान, और वो कौमी हुकूमत क्या करेगी, वो 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएगी। पोजीशन के तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और उसके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट हो जाए, जो कंसेंसस की गवर्नमेंट हो जाए, 1 साल तक वो सारी चीज़ों को देखे और इंश्योर करे अगले इलेक्शन को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, तो फिर हमें इत्मीनान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, धरने का मामला ख़त्म हुआ। धरने के ऊपर अमल दरामद कमेटी का इजलास भी हो गया। कहीं पे अमल दरामद की बातें और कहीं पे अमल दरामद ना करने के शिकवे अभी तक सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हमारा मौजू ये नहीं है। आज हमारा मौजू है कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, 2 चीज़ों के, इस धरने के और DGISI के नोटिफिकेशन वाले मामले के, और उसके बाद जो सिविल सुपरमेसी का एक ख्वाब मौजूदा कप्तान साहब ने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा था और जिस पे रंग भरने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो टिकर चले थे, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स। अच्छा, आफ्टर शॉक्स की जब बात हम करते हैं तो कुछ लोग ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि तब्दीली के अंदर तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका है। उसका एक फार्मूला बताया जा रहा है। उसके लिए कहा जा रहा है कि ये कौमी हुकूमत तश्कील दी जा रही है माइनस इमरान खान, और वो कौमी हुकूमत क्या करेगी, वो 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएगी और 1 साल तक वो कौमी हुकूमत रहेगी और उसके एंड के ऊपर वो इलेक्शन करवाएगी और वो हुकूमत सबको काबिल कबूल होगी। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, कौन कौन लोग इसको एंडोर्स करेंगे, कौन से लोग राज़ी होंगे, कौन से नाराज़ होंगे, ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होगा, इस पे आज बात करते हैं कि इस थ्योरीज़ के अंदर कितनी सदाकत है और क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो दरमियान में दम तोड़ जाती हैं, बहुत से मंसूबे बनते हैं जो कामयाब हो जाते हैं और बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो कामयाब नहीं भी होते। लेकिन ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके बारे में वर्किंग जारी है और जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये सब कुछ होगा। नाज़रीन, एक तो आपने अपोजिशन का रवैया आजकल नोट किया होगा कि मरीम साहबा का ट्विटर भी खामोश है। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही मुफाहमती हैं, हमज़ा साहब भी आजकल बहुत ज़्यादा मुफाहमती हुए हैं। वो कहते हैं कि फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। नवाज शरीफ साहब भी चुप हैं और भी जो मज़ामती लीडर थे तमाम के तमाम चुप हैं, और वो आजकल निजी महफ़िलों में ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके ट्विटर्स खामोश हैं, ज़बानें खामोश हैं, सोशल मीडिया खामोश है और फ़ौज बहुत अच्छी है और माथे का झूमर बन गई है, तो उसका कोई समझ लें कि उसका कोई बदला भी वो मांग रहे हैं या वो समझ रहे हैं कि हमें मिल रहा है। और बदला कह लें या उसका मुआवजा कह लें या उसका कफ़ारा कह लें, ये सारे मामले का कि जी हम ये सारा कुछ नहीं कर रहे, तो एक तरह से मुझे नहीं पता कि इसका नाम ब्लैकमेलिंग हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली ये सोफिस्टिकेटेड तरीके की ब्लैकमेलिंग ही होती है। लेकिन ब्लैकमेलिंग का अमल पाकिस्तान से शुरू कर लें, गली मोहल्ले से शुरू होकर ज़िला और ज़िले से पाकिस्तान और फिर सूबा और फिर अमेरिका तक, ये ऐसे ही चलता है। बड़े इदारे दूसरे इदारों की ब्लैकमेलिंग करते हैं। कुछ मसल समझ लें कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता है। सियासतदान जो समझ जाते हैं बड़े इदारों के अमल को, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक ब्लैकमेलिंग का अमल, कॉम्प्रोमाइज़ का अमल, ये गिव एंड टेक का अमल, ये ग्रास रूट लेवल से अमेरिका तक एक ही इसका डिज़ाइन है, एक ही मॉडल है। जैसे UC का चौधरी, ज़िले का चौधरी, सूबे का चौधरी और पाकिस्तान का और अमेरिका का वो भी मॉडल एक ही है। वो सारा गरीबों को रगड़ा देने के एक इशू पे सारे लोग ही मुतफिक होते हैं। खैर, अपने इशू के ऊपर आते हैं। आज के जो मेन हमारा प्राइम इशू है वो ये है कि अपोजिशन अगर खामोश है, फजलुर रहमान साहब भी खामोश है, बाकी लोग भी खामोश हैं और पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल चिल है, फ्रिज में लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई लारा दिया गया है। अच्छा, जो लारा दिया गया है और उस लारे को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए कप्तान ने खुद उसमें रंग भर दिया है। कप्तान ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि पहले तो वो प्रैक्टिकली लारा था अपोजिशन के लिए,
मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को बेक वक्त एंगेज रखना होता है और एंगेज रखा जाता भी है, लेकिन वो अपोजिशन को जो लारा था या एंगेजमेंट थी उसमें कप्तान ने खुद रंग भर दिया, DGISA वाला मसला पैदा करके, सिविलियन सुपरमेसी का चूँकि शौक़ चढ़ा हुआ था। फिर जो धरने के हवाले से जो कुछ हुआ उसके अंदर भी, धरने के अंदर बहुत सारी ख़बरें छुपी हुई हैं कि धरना लाहौर से जब शुरू हुआ तो उसका टारगेट क्या था। DC ऑफिस से जो साद रिजवी की रिहाई का परवाना जारी हुआ, फिर वो परवाना रुक कैसे गया, साद रिजवी साहब को कोट लाखपत जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल कैसे किया गया, जब इधर थे तो कौन लोग पैगाम रसानी कर रहे थे, जब इस्लामाबाद चले गए तो किन की निगरानी में चले गए। ये एक बड़ी अजीब व गरीब कहानी है। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन को एंगेज किया गया है किसी कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, वो कमिटमेंट है क्या? कमिटमेंट ये है कि अपोजिशन से पहले ये बात हुई कि देखें बलूचिस्तान को तब्दील कर दिया गया गवर्नमेंट को, फिर पंजाब गवर्नमेंट भी तब्दील हो सकती है, फेडरल भी हो सकती है। तो इसका एक ऑप्शन तो ये है कि अपोजिशन आए और इसमें हिस्सा बेकदर जुस्सा अपने मामला संभाले और एक नई गवर्नमेंट की बुनियाद रखी जाए। लेकिन अपोजिशन ने कहा, ख़ासकर नून लीग ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के किसी मामले में इस तरह के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, हुकूमत को इस तरह से हम नहीं गिराना चाहते, इस तरह मजलूम नहीं बनाना चाहते, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कहा गया कि एक तो जो इलेक्शन कमीशन वाली ईवीएम मशीन का जो पंगा PTI ने डाला है उस तो साड़ी जान छुड़ा दो, क्योंकि उस पंगे की वजह से ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा वोट PTI को दे सकते हैं, लिहाजा वो हमारे फेलियर नाकामी की वजह बन सकती है। तो ये मुतालबा किया गया कि उससे जान छुड़ा दें। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड की गई। उसके लिए कहा गया पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, जो आजकल थोड़ा सा इमरान के साथ शाकी भी हैं, इमरान उनके साथ शाकी है, थोड़ी सी दराड़ भी पड़ी हुई है और सेम पेज भी नहीं रहा बल्कि सेम सफ़ा फटा हुआ है। तो वहाँ अपोजिशन के तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और उसके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो नेशनल गवर्नमेंट हो जाए, जो कंसेंसस की गवर्नमेंट हो जाए, जिसमें सारे लोगों की नुमाइंदगी हो। और वो गवर्नमेंट जो है अगर तश्कील पा जाए इलेक्शन से पहले, 1 साल तक वो सारी चीज़ों को देखे और इंश्योर करे अगले इलेक्शन को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, तो फिर हमें इत्मीनान है और फिर हमें सुकून है। फिर मरीम साहबा का ट्विटर भी नाराज़ नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब का मिजाज भी बेहतर रहेगा, वो गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज़ नहीं होंगे और किसी जर्नल से उनको कोई गिला नहीं होगा और सिविलियन सुपरमेसी भी छुट्टी पे चली जाएगी और जो नज़रियाती हो गए आजकल वो भी इतने ज़्यादा नज़रियाती नहीं रहेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। जरदारी साहब को भी कोई गिला नहीं होगा। तो रवायती सिस्टम इस तरह का बना दें, यानी मतलब कहने का ये था कि ऐसा निज़ाम हमें दे दें जिस निज़ाम के तहत हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएँ। इलेक्शन कमीशन भी हमारा, सिस्टम भी हमारा, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी, और ये जो तब्दीली का तड़का है दरमियान से इसको निकाल दें। अच्छा, फिर इस पे मशावरत चलती रही कई रोज़ तक और संदेश से इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहे कि जी गवर्नमेंट किस तरह की हो, कैसे हो, कौन लोग उसको लीड करें। शहबाज शरीफ साहब का नाम आया, उन्होंने कहा जी बाकी लोग नहीं मानेंगे। परवेज़ इलाही साहब का नाम आया, उन्होंने कहा जी वो भी नहीं मानेंगे। फिर इमरान खान का आया, उन्होंने कहा जी उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको तो निकालें साइड पे, माइनस इमरान खान होगी। फिर मेरी इतला ये है कि इस बात पे मशरूत तौर पे इत्तेफाक हुआ है कि इस पे काम किया जा सकता है कि तब्दीली के अंदर कोई तब्दीली लाई जाए, बल्कि तब्दीलियाँ लाई जाएँ। तो मेरी इतला ये है कि पंजाब के अंदर भी कोई तब्दीली का एक प्रोसेस शुरू होगा 20 नवंबर के बाद, फेडरल के अंदर भी होगा। तो ये इसको नाम तो पता नहीं कागज़ों में या जो ऑपरेशन लोग करते हैं इस तरह के ब्रीक ऑपरेशन, वो क्या नाम देंगे, लेकिन मैं इसको नाम दे रहा हूँ तब्दीली के अंदर तब्दीली, क्योंकि बाहर से कोई उसमें चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं हो रही, तब्दीली के अंदर से ही तब्दीली आ रही है। तो उसके लिए 2-4 उम्मीदवार हजरात भी मुलाकातों में मसरूफ़ हो गए हैं, कोई गेट नंबर 3, कोई गेट नंबर 4, कोई गेट नंबर 5। तो ये आने वाले दिनों में आपको ख़ास से आफ्टर शॉक्स मिलेंगे और ख़ासी
आपको तब्दीली के अंदर तब्दीलियां होती हुई नज़र आएंगी। और अगर कोई बड़ी तब्दीली भी आ जाए तो इस पे हैरान मत होइएगा, क्योंकि मैं तो साथ साथ आपको आगाह कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।